कक्षा 9वीं के लिए हमने व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, इनके बारे में, विशेषण के बारे में जानकारी लेंगे। तो इसके पहले के वीडियो में हमने संज्ञा किससे कहते हैं, उसके बाद हमने सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के भेदों के बारे में जानकारी ली। आज हम विशेषण के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले विशेषण पहले उदाहरण देखो। हमारा कुत्ता काले रंग का है। राम के 2 बेटे थे। मेरे पास 10 रुपए हैं। इन वाक्यों में संज्ञा कुत्ता है। संज्ञा कुत्ता है। पहले वाक्य में हमारा कुत्ता काले रंग का है। इस वाक्य में कुत्ता जो है वह संज्ञा है, क्योंकि एक प्राणी का नाम है कुत्ता। 4 पैरों वाला जो गली में घूमता है उसे कुत्ता कहते हैं। तो कुत्ता जो है यह संज्ञा है। एक प्राणी को हमने नाम दिया है कुत्ता, और कुत्ता काले रंग का है। तो संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। राम के 2 बेटे थे। इस वाक्य में राम संज्ञा है, क्योंकि एक व्यक्ति का नाम है राम। मेरे पास 10 रुपए हैं। इस वाक्य में मेरे ये सर्वनाम है, और मेरे पास कितने रुपए हैं? 10 रुपए। 10 ये संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, इसलिए इन्हें विशेषण कहते हैं। यानी जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है, अर्थात अधिक जानकारी देते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी देखो, हमारा कुत्ता काले रंग का है। इस वाक्य में कुत्ता ये संज्ञा है, और संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी देने वाला शब्द काला है। यानी हमारा कुत्ता कौन से रंग का है? तो काले रंग का है। काली है उसकी विशेषता है, विशेषता प्रकट करने वाला शब्द है, इसलिए वह विशेषण कहलाता है। दूसरे वाक्य में देखो, राम के 2 बेटे थे। इस वाक्य में राम के बेटे थे, किंतु कितने बेटे थे? 2 बेटे थे। 2 यह विशेषता है। उसी तरह से मेरे पास 10 रुपए हैं। इस वाक्य में मेरे यह सर्वनाम है। सर्वनाम के बारे में विशेष जानकारी देने वाला शब्द 10 है। मेरे पास कितने रुपए हैं? 10 रुपए। 10 यह सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाला शब्द है, इसलिए इन शब्दों को काले, 2 या 10, इन शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है, अर्थात अधिक जानकारी देते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी देने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। अब विशेषण के कुछ प्रकार है देखो। तो विशेषण के प्रकारों में विशेषण के कुल मिलाकर 3 प्रकार है। उसमें सबसे पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, पहले उदाहरण देखो। जैसे नारियल का पेड़ ऊंचा होता है। दूसरा वाक्य, यह सफेद गुलाब का फूल है। अब पहले वाक्य में देखो, नारियल का पेड़ ऊंचा होता है। इस वाक्य में नारियल का पेड़ यह संज्ञा है, पेड़ है, किंतु कौन सा पेड़ है? नारियल का पेड़ है, इसलिए नारियल का पेड़ ये संज्ञा है। और संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप प्रकट करने वाले विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी नारियल के पेड़ की विशेषता क्या है? उसका गुण क्या है? ऊंचा होना, ये उसका गुण है, इसलिए ऊंचा ये गुणवाचक विशेषण कहलाता है। यानी परिभाषा इस तरह से होगी। देखो,
जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष रंग रूप आदि को प्रकट करते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। या नारियल का पेड़ ये संज्ञा है, और नारियल का पेड़ कैसा होता है? ऊंचा, यानी ऊंचा होना उसका गुण है, इसलिए ऊंचा ये गुणवाचक विशेषण कहलाता है। उसी तरह से देखो दूसरा वाक्य, यह सफेद गुलाब का फूल है। गुलाब, यह क्या है? सर्वनाम है, यानी संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो यह शब्द ये सर्वनाम है, और सर्वनाम के गुण दोष रंग रूप को प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यह सफेद गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल है किंतु कैसा है? वह सफेद, सफेद होना ये उसका रंग है, सफेद उसका रंग है, इसलिए उन्हें गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी वाक्य में आए हुए संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण दोष रंग रूप आदि को प्रकट करने वाले विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी नारियल का पेड़ ऊंचा होता है, यानी नारियल का पेड़ ये संज्ञा है और ऊंचा होना उसका गुण है, इसलिए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसी तरह से देखो, यह सफेद गुलाब का फूल है। गुलाब का फूल है मतलब कैसा है? यह सफेद है, सफेद रंग का है, रंग के बारे में जानकारी दी जा रही है, इसलिए इसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आ गया समझ में सबके? तो गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या होगी? जो शब्द वाक्य में आया हुआ जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष रंग रूप आदि को प्रकट करते हैं उन विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आ गया समझ में? तो अब अगला प्रकार दूसरा देखो, सार्वनामिक विशेषण। दूसरा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण उदाहरण देखो पहले, जैसे वह लड़का किसी काम का नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब इन वाक्यों में देखो, वह लड़का किसी काम का नहीं, इस वाक्य में वह क्या है? तो वह संज्ञा के बदले आया हुआ शब्द यानी सर्वनाम है वह, और लड़का क्या है? संज्ञा है। लड़का, वे लड़के, यह लड़का, यह संज्ञा है। तो वाक्य में सर्वनाम के संज्ञा के पहले सर्वनाम आता है और सर्वनाम आकर उसकी विशेषता प्रकट करता है। ऐसे विशेषण को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखो, एक ही वाक्य में संज्ञा के पहले सर्वनाम आता है। अब वह लड़का किसी काम का नहीं, इस वाक्य में वह सर्वनाम है, लड़का संज्ञा है, और संज्ञा के पहले सर्वनाम आ रहा है, यानी वह लड़का संज्ञा और सर्वनाम के साथ आकर संज्ञा की विशेषता प्रकट करता है। संज्ञा लड़का है, लड़के की विशेषता लड़का कैसा है? किसी काम का नहीं है, यानी किसी, यह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अच्छा चलो कोई बात नहीं। इस वाक्य में भी उसी तरह से जो सर्वनाम संज्ञा के साथ आकर संज्ञा की विशेषता बताता है, प्रकट करता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी एक ही वाक्य में पहले सर्वनाम आता है, उसके बाद संज्ञा आती है, और संज्ञा की विशेषता बताने वाले विशेषण को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आ गया समझ में? देखो, एक ही वाक्य में पहले सर्वनाम आता है और उसके बाद संज्ञा आती है, और संज्ञा आकर संज्ञा की विशेषता जो विशेषण बताता है उस विशेषण को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ऐसे बहुत सारे वाक्य होंगे। फिर अगला वाक्य देखो, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। पहला प्रकार हमने देखा गुणवाचक विशेषण, दूसरा प्रकार देखा सार्वनामिक विशेषण, अब तीसरा और अंतिम प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। जैसे मेरी कक्षा में 50 छात्र हैं। दूसरा वाक्य, मेरे पास कई किताबें हैं।
अब इन वाक्यों में देखो, पहले वाक्य में देखो मेरी कक्षा में 50 छात्र है। इस वाक्य में देखो संज्ञा की संख्या का बोध हो रहा है। यहाँ पर देखो मेरी कक्षा में कितने छात्र हैं, तो 50 यह संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए इसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी वाक्य में आए हुए जिस शब्द से संज्ञा की संख्या का बोध होता है। छात्र कितने हैं, 50। छात्र ये संज्ञा है, छात्र शब्द ये संज्ञा है, तो संज्ञा की संख्या का बोध होता है। यानी मेरी कक्षा में 50 छात्र है, छात्र ये शब्द संज्ञा है और संज्ञा की संख्या का बोध कराने वाले विशेषण को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी मेरी कक्षा में छात्र कितने हैं, 50 छात्र, निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए जिस संज्ञा की संख्या का बोध होता है, जिस शब्द से संज्ञा की संख्या का बोध होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसी तरह से दूसरे वाक्य में देखो मेरे पास कई किताबें हैं। मेरे पास कई किताबें हैं। किताबें कितनी हैं, कई किताबें, कई यानी निश्चित संख्या नहीं है किंतु बहुत सारे किताबें हैं। मेरे पास बहुत सारी किताबें, निश्चित संख्या है क्या, नहीं है, इसलिए ऐसे विशेषण को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मेरे पास कई किताबें हैं, किताबें यह संज्ञा है और संज्ञा के संख्या का बोध होता है, इसलिए इसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मेरे पास किताबें हैं किंतु कितनी किताबें हैं, कई किताबें, कई यानी निश्चित संख्या का बोध हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, इसलिए ऐसे विशेषणों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो इस तरह से संख्यावाचक विशेषण के बारे में जानकारी। तो हमने आज विशेषण के प्रकार, उसमें गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण के बारे में जानकारी ली। अब आगे देखो संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार है। संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार है। उसमें पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, उदाहरण देखो, जैसे पहला उदाहरण, दुर्घटना में 10 आदमी मारे गए। मेरी कक्षा में मेरे पास 25 रुपए हैं। देखो संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो सबसे पहले हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में जानकारी लेंगे। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में उदाहरण देखो, पहले उदाहरण जैसे दुर्घटना में 10 आदमी मारे गए, मेरे पास 25 रुपए हैं। तो इन वाक्यों में देखो दुर्घटना में 10 आदमी मारे गए, इस वाक्य में संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध होता है। जिस विशेषण से निश्चित संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण के 10, 20, 50, 5, 200 ये निश्चित संख्या हो गई। ऐसी निश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी जिस विशेषण से निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी दुर्घटना में 10 आदमी मारे गए, 10 निश्चित संख्या है, 10 निश्चित संख्या है, तो ऐसे विशेषणों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मेरे पास 25 रुपए हैं, यानी आप मेरी जेब में देखो, मेरी जेब में 25 रुपए हैं, 25 से ज्यादा रुपए नहीं, मेरे पास सिर्फ 25 रुपए हैं, यानी निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। ऐसे विशेषण को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी जिस विशेषण से निश्चित संख्या का बोध होता है ऐसे विशेषणों को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब दूसरा प्रकार देखो, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, उन्हीं उदाहरणों को देखो, जैसे दुर्घटना में कई आदमी मारे गए, मेरे पास कुछ रुपए हैं। दुर्घटना में कई आदमी मारे गए, मेरे पास कुछ रुपए हैं। तो देखो
अनिश्चित संख्या का बोध होता है इसमें। जिस विशेषण से अनिश्चित संख्या का बोध होता है उसे 10, 20, 50, 40 ऐसी निश्चित संख्या है क्या? नहीं है, अनिश्चित संख्या है। अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए ऐसे विशेषणों को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी दुर्घटना में कई आदमी मारे गए, कई यानी 10 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, 5 होंगे, यानी निश्चित संख्या नहीं है, इसलिए ऐसे विशेषणों को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसी तरह से आगे देखो, मेरे पास कुछ रुपए हैं, अब मेरी जेब में कुछ रुपए हैं, मैंने गिने नहीं, कुछ रुपए हैं। जब मैं गिनूंगा उस समय 50 रुपए होंगे, 25 रुपए होंगे, 10 रुपए होंगे, 2 रुपए होंगे या 200 रुपए होंगे। निश्चित संख्या है क्या? नहीं है, अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है। यानी जिस विशेषण से अनिश्चित संख्या का बोध होता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आ गए छात्रों समझ में? तो इस तरह से देखो, हमने आज के इस वीडियो में विशेषण के बारे में जानकारी ली। उसके बाद विशेषण के 3 प्रकार, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण के बारे में जानकारी ली, और संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में जानकारी ली। तो छात्रों, तुम्हारी समझ में ये विशेषण आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से ये वीडियो देखो, आपके समझ में जरूर आ जाएगा। धन्यवाद।